गौरी साहब, हम बात कर रहे थे मेकओवर समेत तमाम चीजों की, जो आपने कहा कॉस्मेटिक मेकओवर आपको लग रहा है जो चीजें उस वक्त निकाली गई थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एक तो ये है कि यहां पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, फिर यह है कि सिंगल करिकुलम की, बाकी और भी कुछ चीजें हैं। इस बार आपके एतराजात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं? जाहिर है कि मौलाना साहब बैठे होंगे, कुछ डिस्कशन हुई होगी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप साथ देंगे या जिसके ऊपर आप पीछे हट सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ये अर्ज किया आपसे कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि है क्या उसमें ना 27वीं तरमीम में है क्या। जो चीजें हवा में हो, मुअल्लक हो, हम उस पर क्या राय दे सकते हैं? हमारे यहाँ जो राय होती है वो मेकिंग भी तो होती है ना, पार्टी देती है। ठीक है, तो माइंड मेकिंग तो आपको पता है, जो चीजें हमने पहले निकलवाई हैं तो कोई वजह थी कि उनको निकलवाया था, तो वो तो एक माइंड मेकिंग। इस बार ये जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ नहीं है, जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ, जाहिर है कि मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हर जगह यही चीजें चल रही हैं, तो इसमें आपको किस किस चीज पे एतराज हो सकता है? ये चलें बयान कर दीजिए। बस नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बस देखें ना, ये जो इस वक्त बात हो रही है, बेंच की बात हो रही है, आईनी बेंच की बात हो रही है, अब आईनी अदालत की बात हो रही है। आपको पता होगा मिसाक जमहूरियत में तो जी आईनी बेंच की बात हो रही है, तो इसमें तो देखें ना कि मिसाक जमहूरियत में हम सब लोग इसके कायल थे कि ये आईनी अदालत होनी चाहिए। ओके, और हम सब ने उसको साइन किया था। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के दोस्तों का दबाव था कि नहीं, आईनी बेंच होना चाहिए, तो आईनी बेंच बन गया। हमने इनकी बात रख ली, हमने कहा हर बात में कोई कम से कम इनकी कोई बात तो रखी जाए, इनके कहने पर वो आईनी बेंच बन गया। और बाद में उस कमेटी में भी चले गए, जजों की अपॉइंटमेंट कमेटी थी, उसमें भी ये शरीक हो गए, तो उस पर इन्होंने अमल दरामद भी कर लिया। तो फिर बाद में इनको भी गिला हुआ, ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसमें थे ही नहीं। तो ये इस तरह की सूरत जो बात पे होती है ना जी, ये मसाइल पैदा करती है। मैं फिर आपको वही बात कहूंगा कि हमें ये पता ही नहीं कि है क्या। मैंने कहा ना कि बिलावल साहब कुछ और लेके फिर रहे थे और हम कुछ और लेके फिर रहे थे। अच्छा, तो अभी ये सामने आएगा तो मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब का ट्वीट किस हद तक, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिलावल साहब का जो ट्वीट है वो उसके अगेंस्ट कोई चीज आ जाए, उनको बाद में जो आ जाए, तो आनी तो कहीं और से होती है। पिछली दफा भी आपको याद हुआ कि आखिरी वक्त तक वजीर कानून कह रहे थे कि मेरे पास अभी तरमीम पहुंची नहीं है, तो बनानी तो उन्होंने थी। तो ये समझ नहीं आती कि कहीं और से आनी होती है इनके पास। जब वो आ जाएगी तो हमारे पास भी आ जाएगी, हम भी उसको देख लेंगे उसमें है क्या। अब कबल वक्त उस पर राय रखें तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ये बात मुनासिब नहीं है। सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, मुझे एनएफसी से मुतालिक आपकी राय चाहिए कि अगर 18वीं तरमीम, जाहिर है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिस तरह से सेनेटर साहब फरमा रहे थे, और काफी चीजें उसमें बेहतर हुई थी और एक पेज पे थे, लेकिन जिस तरह से ये बात हुई और खास तौर पर एनएफसी अवार्ड से मुतालिक, उस वक्त आई रिमेंबर के शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो उन्होंने बड़ा, ही वॉज वेरी ग्रेशियस कि उन्होंने अपने शेयर से भी शेयर दिया था, और बाद में सूबों के परसेंटेज भी हमने देखा कि काफी बढ़ गई। लेकिन जिस तरीके से ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नादरा हो गया, एचईसी, एफआईए, एफबीआर, इनका बजट भी विफाक से आता है। फिर उसके बाद पीएसडीपी के तहत जो है सूबों में ये मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी फंडिंग भी विफाक करता है। और फिर साथ ही साथ जो है वो काफी सारी चीजें होती हैं, जिस तरह से मैं तस्करा कर रहा था अभी नासिर साहब से कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है सूबों की वो नहीं होती, उसकी परसेंटेज 0.8 है अक्रॉस द बोर्ड। ये है, हो सकता है हर सूबे की कुछ डिफरेंट हो, जबकि विफाक ज्यादा उसमें रोल प्ले करता है। क्या आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम को रिविजिट होना चाहिए? देखिए, जहाँ जो एनएफसी अवार्ड था वो 2010 में हुआ, इस बात को 15 साल हो चुके हैं। जी, अब 11वां आना है, उसका मुंतजर है। हाँ जी। अब बात यह है कि उस वक्त के हिसाब से जो डेवोल्यूशन हुई थी पावर की, वो बिल्कुल ठीक थी, और हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन भी रखते हैं। मगर बुनियादी तौर पर मसला ये है कि विफाक ने सर्विसेज पे टैक्स कलेक्शन सूबों को दे दी थी, जिसके ऊपर पंजाब ने और सूबा सिंध ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, और पंजाब तकरीबन 1000 अरब रुपए कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, और सिंध तकरीबन 350 अरब रुपए कलेक्ट कर रहा है सर्विसेज पे। अब वो ये अच्छी बात होगी, लेकिन खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बड़ा कम है कंट्रीब्यूशन सर्विसेज के टैक्स कलेक्शन के अंदर, जो कि वो उनको बेहतर करना चाहिए। ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम जो भी हो रहा है इसको चलने दें, और अगर जो हो रहा है इसको चलने दें का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर साल आपको 6-7 हज़ार अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा अपने विफाकी हुकूमत के इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए, और जो विफाकी हुकूमत को चलाने के लिए, जिसमें दिफा है आपका, जो बाकी चीज़ें आपने गिनवाई हैं वो हैं, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि विफाक के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो उनको पूरा कर सके, तो वो डेफिसिट आ जाता है। अब वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए पैसे प्रिंट होते हैं, जब पैसे प्रिंट होते हैं तो इट्स ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इवेंचुअली मामला आवाम के ऊपर आ जाता है। हम ये समझते हैं कि प्रूडेंट
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत जो डेफिसिट है उसको अगर आपने ख़त्म करना है और आपने अपने खराजात और अपनी जो इनकम है उसको बराबर करना है, तो फिर आपको जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। सेनेटर साहब और क्या एक मैं बात दूसरी ऐड कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि जी कहीं से आता है मसवदा और फिर हम उसको देखिए, जहाँ कहीं से भी आता है मसवदा उसको पास जो है वो सेनेट और नेशनल असेंबली करती है, जहाँ पे हमारी और इनकी भी नुमाइंदगी है। ठीक है।